नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन, जिसमें आज 42 नंबर क्लास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित क्लास है। करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज का पहला प्रश्न है कि यह गुण उसके किस काम आए। यह गुण उसके किस काम आए जब वह एक स्त्री के रूप में पैदा हुई हो। रज्जा के संबंध में निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा था। तो रज्जा सुल्तान के संबंधित यह कथन किसने कहा था कि यह गुण उसके किस काम आए जब वह एक स्त्री के रूप में पैदा हुई है। तो यह कथन कहा था हसन निजामी ने। समकालीन इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने रज्जा की अत्यधिक प्रशंसा की। वह कहता है कि रज्जा में सुल्तान होने के सभी गुण मौजूद थे। वह विवेक में लोकोपकारी, अपने राज्य की हितैषी, न्याय करने वाली प्रजापालक और महान योद्धा थी। लेकिन वह आगे कहता है कि यह गुण उसके किस काम आए जब वह एक स्त्री के रूप में पैदा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी मैं किसी नीच कुल में जन्मे हुए व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें जलने लगती है और गुस्से में हाथ तलवार पर पड़ जाता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत के शासक के थे। तो यह कथन ये थे बलबन के। बलबन ने कहा था कि जब भी मैं किसी नीच कुल में जन्मे व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें जलने लगती है और गुस्से में हाथ तलवार पर जा पड़ता है। यह वह युग था जब सत्ता और शक्ति को राज के वर्ग में जन्मे व्यक्तियों का विशेषाधिकार माना जाता था, या उनका जो किसी प्राचीन कुल के होने का दावा कर सके। इसलिए बलबन ने सत्ता पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए ऐलान किया कि वह दंत कथाओं के मशहूर अफरासियाब का वंशज है। कुलीनों का खून होने का दावा साबित करने के लिए बलबन ने अपने को तुरंत कुलीनों के रक्षक के रूप में पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली सल्तनत के किस शासक का दरबारी विद्वान था। तो नूरुद्दीन मोहम्मद जो दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक का दरबारी विद्वान था। तो यह था इल्तुतमिश का दरबारी विद्वान। एक नंबर ऑप्शन। नूरुद्दीन जो मोहम्मद इल्तुतमिश का दरबारी लेखक था। इसकी रचनाएं थी लुबाब उल अलबाब और ज्वामी उल हिकायत। इसी पुस्तक में सर्वप्रथम चुंबकीय कंपास का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान का सिर शीघ्र प्रकट हुआ किंतु वह अपने वास्तविक कंधों पर था। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में यह कथन किसका है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लैनपुन ने कहा था कि सुल्तान का सिर शीघ्र प्रकट हुआ किंतु वह अपने वास्तविक कंधों पर था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर अभियान किया तब तिलपत नामक स्थान पर अख्त खान ने अलाउद्दीन खिलजी को मारकर दिल्ली का शासक बनने का प्रयास किया था, लेकिन मानिक नामक एक दास ने अलाउद्दीन खिलजी की रक्षा कर ली। हालांकि इस समय अलाउद्दीन बेहोश हो गया था। अतः अख्त खान ने अलाउद्दीन को मरा हुआ समझकर दिल्ली पहुंचता है। अख्त खान दिल्ली पहुंचकर सुल्तान बनने का प्रयास करता है। तब मलिक दिनार ने अख्त खान को अलाउद्दीन खिलजी का सिर काटकर लाने पर ही हरम में प्रवेश की अनुमति दी, लेकिन तभी अलाउद्दीन खिलजी वहां उपस्थित होता है। इस संबंध में लैनपुन का यह कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने जब कुतलुग ख्वाजर के नेतृत्व में 1299 में मंगोलों का कौन सा आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में कुतलुग खर्जर के नेतृत्व में 1299 में मंगोलों का कौन सा आक्रमण हुआ था। उसमें मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ था। ऊंट की कुबड़ के पीछे सुल्तान ने स्वयं को छिपा लिया। यह कथन अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल के तीसरे आक्रमण के समय कहे थे। तब कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में यह आक्रमण हुआ था। तब अलाउद्दीन खिलजी के सलाहकार या कोतवाल अल्लाह उल मुल्क ने मंगोल के प्रति कूटनीति का मार्ग अपनाने का सुझाव दिया था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि जब शत्रु 2000 कोस की यात्रा कर कुतुब मीनार के पास युद्ध में उसे ललकारने के लिए आ गए है तो ऐसा करना दुर्बलता होगा और जनता मेरी दाढ़ी पर हंसेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ युग्म दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ अकबर द्वारा लिए गए निर्णय और दूसरी तरफ उनसे संबंधित तिथियां हैं। तो इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। तो तीर्थ यात्रा कर की जो समाप्ति अकबर ने की थी या 1564 में नहीं बल्कि 1563 में की थी। तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा जजिया कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति 1567 में नहीं बल्कि
1564 ईस्वी में की थी। और तीसरा राजधानी का लाहौर स्थानांतरण। तो राजधानी का लाहौर स्थानांतरण 1575 में नहीं बल्कि 1565 में किया था। तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया कर की समाप्ति 1564 और राजधानी का लाहौर स्थानांतरण 1565। तो ये तीनों ही ऑप्शन है जो इसके असत्य हो गए। इसमें पूछे सुमेलित कौन से नहीं है, तो 1, 2 और 3। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति की घोषणा 1564 में और राजधानी का लाहौर स्थानांतरण 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्फ कयानी दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय भू राजस्व अधिकारी था? तो सर्फ कयानी जो दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक के समय भू राजस्व अधिकारी था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी, 3 नंबर ऑप्शन। सर्फ कयानी सर्फ कयानी अलाउद्दीन की भू राजस्व व्यवस्था को लागू करवाने का श्रेय उसके राजस्व मंत्री सर्फ कयानी को दिया जाता है। अलाउद्दीन ने चरी कर तथा घरी कर पर भी लागू किए थे। कुल उपज का 50% राजस्व के रूप में लेना शुरू किया, जो दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में सर्वाधिक था, तथा यह पहला सुल्तान था जिसने कर की नगद अदायगी अनिवार्य की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो सल्तनत काल में 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को जो तुमन कहा जाता था। तुमन, जो सल्तनत काल में 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने स्थायी सेना का गठन किया। वह स्थायी सेना तुर्की आदर्श पर आधारित थी और सेना के इकाइयों का विभाजन 1000, 100 और 10 पर आधारित था। मुर्तब मुर्तब जो निरीक्षण करके नियुक्त किए गए सैनिकों को मुर्तब कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों का हुलिया नोट करने और घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने यह विचार सामने रखा कि शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। क्योंकि भारत की जनता का बहुमत हिंदुओं का है, इसलिए यहाँ राज्य सही अर्थों में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। यह कथन है जो दिल्ली सल्तनत के किस शासक का था? तो दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक ने कहा था कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? वो पहला शासक कौन था जिसने कथन कहे थे कि शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। चूंकि भारत की जनता का बहुमत हिंदुओं का है, इसलिए यहाँ राज्य सही अर्थों में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। तो यह कथन कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम यह कथन कहा था। 3 नंबर ऑप्शन। जलालुद्दीन खिलजी ने सहिष्णु की नीति अपनाकर और कठोर दंडों से परहेज करके कुलीन वर्ग की सदिच्छा जीतने का प्रयास किया, लेकिन उसके समर्थकों समेत अनेक व्यक्ति इसे एक कमजोर नीति मानते थे जो समय के अनुकूल न थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने शासन के किस वर्ष मनसबों को दो भागों में बांट दिया? तो अकबर ने शासन के कौन से वर्ष है जो मनसबों को दो भागों में बांटा था? तो यह बांटा था शासन के 40वें वर्ष। अकबर ने शासन के 40वें वर्ष मनसबों को दो भागों में बांट दिया, जात तथा सवार। जात से तात्पर्य व्यक्तिगत व्यक्तिगत है। इसमें एक व्यक्ति के निजी पद का उसे देय वेतन का निश्चित किया जाता था। सवार से संकेत मिलता है कि एक व्यक्ति को कितने घुड़सवार रखने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में किस वर्ष बाबर ने के नाम का खुतबा पढ़ा गया? तो बाबर के नाम का दिल्ली में खुतबा पढ़ा था, यह पढ़ा गया था 1526 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने दिल्ली में खुतबा पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतलाक प्रथा। इतलाक प्रथा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इतलाक प्रथा की जो शुरुआत है यह शुरू की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इतलाकनामा भू राजस्व अधिकारियों से सैनिकों को वेतन प्राप्ति का आज्ञा पत्र या नियुक्ति पत्र था जो केंद्र द्वारा जारी किया जाता था। इसका प्रचलन सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने किया। यानी जिन सैनिकों को वह सैनिक अधिकारियों को वेतन के बदले वजह यानी भू राजस्व अधिन्यास जारी किया जाता था, उस पर प्रशासनिक अधिकार उनको प्राप्त नहीं था, न ही राजस्व वसूली का अधिकार था। यह कार्य सरकार के द्वारा ही संपन्न किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने तुलुगुमा युद्ध पद्धति किससे सीखी थी? तो बाबर ने तुलुगुमा युद्ध पद्धति जो सीखी थी यह सीखी थी उज्बेगों से। बाबर ने तुलुगुमा युद्ध पद्धति उज्बेगों से सीखी थी। बंदूकों का प्रयोग ईरानी सेना से सीखा। वहीं अश्व संचालन है जो
तुर्कों से सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक बनने के बाद हुमायूं के द्वारा पहला अभियान कौन सा था? तो शासक बनने के बाद हुमायूं ने जो पहला अभियान किया था वह क्या था? कालिंजर का अभियान। यह दुर्ग बुंदेलखंड के दक्षिणी पूर्व में अवस्थित है। मुगल शासक बनने के पश्चात हुमायूं का यह पहला अभियान था और हुमायूं के समय यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव था। हुमायूं के गहरे गहरे के बाद रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया और 12 मन सोना लेकर यह किला रुद्रदेव को वापस लौटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के मालवा अभियान के समय किस मुगल सूबेदार की नर्मदा नदी में डूबने से मृत्यु हो गई? तो अकबर ने जब मालवा अभियान किया था उसमें कौन से मुगल सूबेदार थे जिनकी नर्मदा नदी में डूबने से मृत्यु हो गई? तो वो थे पीर मोहम्मद। अकबर के द्वारा 1561 में मालवा अभियान किया गया और शासक बनने के पश्चात अकबर का यह पहला अभियान था। उस समय मालवा पर बाज बहादुर का शासन था। अकबर ने पहले आदम खां तथा पीर मोहम्मद के नेतृत्व में मालवा अभियान भेजा। उस समय मालवा की राजधानी सारंगपुर थी। बाज बहादुर मुगल सेना से पराजित होकर बुरहानपुर चला गया तथा उनकी रानी रूपमती ने आत्महत्या कर ली। आदम खान ने यहाँ पर अधिकार कर अत्यधिक अत्याचार किया, जिस कारण अकबर ने आगरा से सारंगपुर की यात्रा मात्र 16 दिन में पूरी की तथा आदम खान को हटाकर पीर मोहम्मद को मालवा का सूबेदार बनाया था। बाद में जब पीर मोहम्मद बाज बहादुर का पीछा कर रहा था तब नर्मदा नदी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय अधीनता स्वीकार करने वाला दक्षिणी भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो अकबर के समय अधीनता स्वीकार करने वाला दक्षिणी भारत का जो पहला राज्य था वह था खानदेश। 2 नंबर ऑप्शन। खानदेश के शासक मुबारक शाह की जब 1576 में मृत्यु हो गई तब अली रजा खां यहाँ का शासक शासक बनता है। अकबर के द्वारा खानदेश के विरुद्ध सैन्य अभियान किया तब अली रजा ने अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली और अधीनता स्वीकार करने वाला वह दक्षिणी भारत का यह पहला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने बहुपत्नी प्रथा को अस्वीकृत किया था? तो बहुपत्नी प्रथा को अस्वीकृत करने वाला मुगल शासक था वह था अकबर। अकबर ने बहुपत्नी प्रथा को अस्वीकृत कर उसके स्थान पर एक पत्नी प्रथा पर बल दिया। अकबर ने यह सुधार पियत्रो तेवरे से तथा इसकी पत्नी लियोनो से मुलाकात के बाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी जब आक्रमण किया था उस समय यहाँ पर शासक थे रामचंद्र देव। आक्रमण के समय देवगिरी का राजा रामचंद्र देव था जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी थी। राजा कर्ण की पत्नी कमला देवी अपनी पुत्री देवल देवी को देखने के लिए उत्सुक थी। इसी कारण मलिक काफूर ने 1307 में यहाँ पर आक्रमण किया और देवल की शादी खिज्र खां से करवा दी और खुद रामचंद्र देव की पुत्री इल्लापल्ली से शादी कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक अंबर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो मलिक अंबर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला, दक्कन में मराठाओं की महत्ता समझने वाला पहला व्यक्ति मलिक अंबर था, तो यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा, इसने वर्गीगिरी युद्ध पद्धति को अपनाया था। इसने परिंदा को राजधानी बनाया था। इसने मुर्तजा निजाम शाह तृतीय को अहमदनगर का शासक घोषित कर स्वयं पेशवा बना था, तो यह बात है जो गलत है। मलिक अंबर अबिसिनियाई अबसी था, वह मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय का पेशवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदनगर का स्वतंत्र अस्तित्व कब समाप्त हुआ? अहमदनगर का स्वतंत्र अस्तित्व कब समाप्त हुआ? यह हुआ था 1633 के अंदर। मलिक अंबर के बाद उसका पुत्र फतेह खां अहमदनगर का वजीर बना। इनका झुकाव मुगलों की ओर था। आसफ खां के कहने पर इसने मुर्तजा द्वितीय की हत्या कर दी तथा मुर्तजा तृतीय को शासक बनाया। शाहजहां ने महावत खां को भेजकर अहमदनगर पर अधिकार कर लिया तथा अहमदनगर का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत प्रारंभ किया था? तो इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत प्रारंभ करने वाले जो शासक थे वह थे शाहजहां। 4 नंबर ऑप्शन। इलाही संवत अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद शाहजहां ने इसे हिजरी संवत प्रारंभ किया। शाहजहां ने सिजदा के स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस
शासक के समय सर्वाधिक खालसा भूमि का विस्तार हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक के समय जो सर्वाधिक खालसा भूमि का विस्तार हुआ था? तो यह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी 4 नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व सुल्तानों ने कई प्रकार के भू अनुदान दिए, जैसे मिल्क, राज्य प्रदत्त संपत्ति, वक्फ, धार्मिक अनुदान, इनाम, पुरस्कार स्वरूप, इदरात जो पेंशन स्वरूप दी जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने यह सभी अनुदान वापस ले लिए तथा इसे खालसा भूमि में तब्दील कर दिया और यही कारण था कि खालसा भूमि का सर्वाधिक विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके समय दक्षिण के किसी राज्य का पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया तथा देवगिरी का नाम खुतबाबाद कर दिया? किसके समय जो दक्षिणी के किसी राज्य पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया तथा देवगिरी का नाम है जो खुतबाबाद किया? तो यह क्या था? मुबारक शाह खिलजी के समय। देवगिरी के हरपाल देव ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया। तब मुबारक शाह तथा खुसरो खान ने देवगिरी अभियान किया। हरपाल देव भाग गया, खुसरो ने पीछा किया तथा इसको मारकर देवगिरी पर प्रत्यक्ष शासन आरंभ करते हुए यकली खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अमीर खुसरो की किस रचना में जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान की जानकारी मिलती है? तो जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान की जानकारी जो अमीर खुसरो के कौन से ग्रंथ में मिलती है? तो यह मिलती है मिफ्ता उल फुतू के अंदर। मिफ्ता उल फुतू 2 नंबर ऑप्शन। मिफ्ता उल फुतू में जलालुद्दीन खिलजी की विजयों का विवरण है। इसी पुस्तक में 10,000 सैनिकों की टुकड़ी तुमन का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक ने उड़ीसा अभियान किया, उस समय यहाँ का शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने जब उड़ीसा का अभियान किया था उस समय उड़ीसा के शासक थे भानुदेव द्वितीय। भानुदेव द्वितीय ने वारंगल के शासक की मदद की थी, इस कारण उलुग खां के नेतृत्व में यहाँ सेना भेजी गई। इस विजय की जानकारी राजमुंद्री अभिलेख में मिलती है। इसी अभिलेख में उलुग खां को दुनिया का खान कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा राज्य रोगग्रस्त हो गया है, इसका कोई इलाज नहीं है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन किसने कहा कि मेरा जो राज्य है यह रोगग्रस्त हो गया है और इसका अब कोई इलाज नहीं है? तो यह कहा था एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक 34 विद्रोह हुए, इनमें से 27 विद्रोह अकेले दक्षिणी भारत में हुए थे एवं विद्रोह की अधिकता के कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था कि मेरा राज्य रोगग्रस्त हो चुका है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के समय आइन उल मुल्क मुल्तानी के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आइन उल मुल्क मुल्तानी के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? यह विद्रोह बंगाल में हुआ था। तो यह विद्रोह जो बंगाल में नहीं बल्कि यह अवध में हुआ था। तो पहला ही ऑप्शन गलत है, बंगाल में नहीं बल्कि अवध का विद्रोह है। दूसरा नंबर, इस विद्रोह के दमन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक बहराइच स्थित सालार मसूद गाजी के मकबरे पर गया था। तो यह सत्य है। तीसरा, विद्रोह का दमन करने के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने विद्रोही को माफ कर दिया, यह भी सत्य है। और चौथा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय यह पहला विद्रोह था जो कुलीन अमीर ने किया था। तो यह बात भी सत्य है। तो 1 नंबर इसका असत्य होगा। यह अवध का गवर्नर था, इसके द्वारा इंसा ए महरूद नामक पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं में निम्नलिखित में से सबसे पहली योजना कौन सी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो योजनाएं चलाई थी इनमें जो सबसे पहली योजना थी वह थी राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन के बाद दूसरे पर आएगा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तीसरी जो योजना थी वह थी खुरासान अभियान। चौथी योजना थी वह थी कराचिल अभियान और पांचवी योजना थी दोआब में कर वर्दी। तो इसमें पूछिए पहली योजना, तो पहली योजना राजधानी परिवर्तन 1 नंबर ऑप्शन। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का क्रम बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में किया है, जिसमें सबसे पहली योजना राजधानी परिवर्तन, दूसरी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तीसरी योजना खुरासान अभियान, चौथी कराचिल अभियान और पांचवी योजना वह थी दोआब में कर वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में किस शासक के समय वजीर का पद सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक के समय वजीर का जो पद है यह सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो यह था फिरोज शाह तुगलक के समय। फिरोज शाह तुगलक 4 नंबर ऑप्शन। फिरोज शाह तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत में वजीर का पद सर्वाधिक शक्तिशाली था, इस कारण इस काल को वजारत का काल कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने मलिक मकबूल को अपना वजीर चुना था, जो मूल रूप से तेलंगाना का ब्राह्मण था।
तथा मोहम्मद बिन तुगलक के वारंगल अभियान के दौरान इसे दिल्ली लाया गया। इसका मूल नाम कुन्नू था। फिरोज शाह तुगलक ने पहले दिल्ली का नायब वजीर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए इस्तिहाक विभाग का संबंध था। तो दीवान ए इस्तिहाक जो विभाग है इसका संबंध पेंशन विभाग से था। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग था जिसका गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यह विभाग वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा हेतु राजकोष में पेंशन देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों में निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा अनुदान विभाग का गठन किया गया। तो दिल्ली शासक के कौन से शासकों के द्वारा अनुदान विभाग का गठन किया था। तो अनुदान विभाग का गठन किया था फिरोज शाह तुगलक के समय। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य को फारसी भाषा में अनुदित करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग का गठन किया था। दलाइत ए फिरोज शाही का अजीजुद्दीन किरमानी के नेतृत्व में संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है। तो इसमें से असुमेलित बताना है। सबसे पहला मुहसिल। मुहसिल जो है खराज वसूलने वाला अधिकारी होता था। दूसरा बिस्वा। बिस्वा जो भूमि मापन की इकाई थी। तो बिस्वा भूमि मापन की इकाई थी, यह भी सत्य है। तीसरा सनद। सनद है जो नियुक्ति के आदेश को सनद कहा जाता था। और फतेहनामा शाही घुड़सवारों को धनादेश पत्र। शाही घुड़सवारों के धनादेश पत्र को फतेहनामा नहीं बल्कि इतलाक कहा जाता था। तो शाही घुड़सवारों के धनादेश पत्र को जो इतलाक कहते थे। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तो असुमेलित पूछा है, 4 नंबर ऑप्शन इसका। शाही घुड़सवारों को धनादेश पत्र इतलाक कहलाता था जो फिरोज शाह तुगलक के समय प्रचलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजर शाह किस सल्तनत शासक का एक टकसाल अधिकारी था। तो कजर शाह जो कौन से सल्तनत शासक का एक टकसाल अधिकारी था। तो यह था फिरोज शाह तुगलक का। कजर शाह फिरोज तुगलक के समय टकसाल अधिकारी था। ठक्कर पेरू अलाउद्दीन खिलजी के समय का टकसाल अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्य निषेध लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन सा था। तो मद्य निषेध लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। 2 नंबर ऑप्शन। तीसरी अध्यादेश के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने शराब और भांग जैसे द्रव्यों का प्रयोग तथा जुआ खेलना बंद कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी मद्य निषेध लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुतुहा और नुसरत खातून किस सुल्तान के दरबार की प्रसिद्ध गायिकाएं थी। तो फुतुहा और नुसरत खातून जो दिल्ली सुल्तान के कौन से दिल्ली सुल्तान के दरबार की प्रसिद्ध गायिकाएं थी। तो यह थी जलालुद्दीन खिलजी के दरबार की। फुतुहा और नुसरत खातून का संबंध जलालुद्दीन खिलजी से था। वहीं तुर्मती खातून संगीतज्ञ के संबंध में अलाउद्दीन खिलजी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। खिज्र खां 1414 से 1421। 28 मई 1414 को खिज्र खां ने अंतिम तुर्क जाति के राजवंश सैयद वंश की स्थापना दिल्ली में की थी। यह दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था। तैमूर ने भारत से लौटते वक्त खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर की सूबेदारी सौंपी थी, परंतु 1414 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। इस तरह अब दिल्ली की गद्दी पर सैयद वंश की स्थापना हुई। खिज्र खां कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने स्वयं को रैयत ए आला की उपाधि से संतुष्ट किया। वह तैमूर के चौथे पुत्र व उत्तराधिकारी शाहरुख के अधीन मानता था तो और उसे भारत से राजस्व राजस्व भेजता रहा। इसने अपने खुतबे में भी शाहरुख का नाम रखा। इसने सिक्कों पर सदा तुगलक शासकों का ही नाम अंकित करवाया। इसने मलिक उस सार्क को अपना वजीर नियुक्त किया और उसे ताज उल मुल्क की उपाधि दी। बुखारा के शेख जलालुद्दीन ने खिजर खां को सैयद कहकर पुकारा था। 1421 में इसकी मृत्यु पर लोगों ने काले वस्त्र पहनकर शोक प्रकट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति को नियंत्रित करने के लिए इक्ता में ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की। तो मुक्ति में नियंत्रित करने के लिए इक्ता में ख्वाजा नामक अधिकारी की जो नियुक्ति की थी यह की थी बलबन ने। सल्तनत काल में प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। इक्ता के प्रशासक को मुक्ता या वली कहा जाता था। ये संबंधित क्षेत्र में भू राजस्व संग्रह करते थे
उस क्षेत्र का प्रशासन देखते थे। अपने प्रशासनिक खर्च एवं वेतन को निकालकर शेष आय केंद्रीय खजाने में जमा कराते थे, जिसे फाजिल कहा जाता था। मुक्ति का पद वंशानुगत नहीं होता, उसका स्थानांतरण होता था। बलबन ने मुक्ति को नियंत्रित करने के लिए इक्ता में ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्कों पर कलमा खुदवाया था? तो दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्कों पर कलमा खुदवाया था? तो वह थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने नाम का 159 ग्रेन का 69 ग्रेन का सोने का सिक्का जारी किया, जिसके एक ओर कलमा तथा दूसरी ओर अपना नाम अंकित करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी नामक नया सिक्का तथा दिनार नामक स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। इसके अतिरिक्त उसने चांदी का 140 ग्रेन का टंका या अदली नामक सिक्का चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मृति संप्रदाय की स्थापना की गई? तो किसके द्वारा जो स्मृति संप्रदाय की स्थापना की गई थी? स्मृति संप्रदाय की स्थापना शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। शंकराचार्य अद्वैत विचारधारा के पोषक थे। हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए उनके द्वारा स्मृति संप्रदाय की स्थापना की गई थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी शाखा राधा वल्लभ है? तो किसकी शाखा राधा वल्लभ है? तो यह सनक संप्रदाय की शाखा है राधा वल्लभ। निम्बार्क ने अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद को मिलाकर द्वैताद्वैत भेदाभेद का मत दिया। इसके प्रचार हेतु उसने इन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की। निम्बार्क को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। राजस्थान में इनकी प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में है तथा इनकी एकमात्र शाखा राधा वल्लभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामानंद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? तो रामानंद के बारे में कौन से कथन असत्य कथन है? सबसे पहला, रामानंद ने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया। तो रामानंद ने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया, यह सही है। दूसरा, पद्मावती तथा सूरसीर रामानंद की प्रमुख शिष्याएं थी। तो रामानंद की प्रमुख शिष्यों में पद्मावती व सूरसीर का नाम आता है, यह भी सत्य है। रामानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए, तो यह बात भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि रामानंद ने गंगा जल में समाधि ली थी। तो रामानंद ने गंगा जल में समाधि ली, यह बात गलत है, क्योंकि गंगा जल में जो समाधि ली थी, यह ली थी वल्लभाचार्य ने। तो 4 नंबर इसका असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकरदेव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो शंकरदेव से संबंधित कौन सा कथन इसके अंदर गलत कथन है? सबसे पहला कि शंकरदेव ने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। एक शरण संप्रदाय की स्थापना शंकरदेव के द्वारा की गई, यह सत्य है। दूसरा, शंकरदेव को असम का चैतन्य कहा जाता है। तो असम का चैतन्य शंकरदेव को कहा जाता है, यह भी सत्य है। इनके द्वारा कीर्तन घोष नामक पुस्तक की रचना की गई। तो शंकरदेव के द्वारा कीर्तन घोष नामक पुस्तक की रचना की गई थी, यह भी सत्य है। शंकरदेव देव के द्वारा भक्ति में कीर्तन प्रणाली की शुरुआत की थी। तो भक्ति में जो कीर्तन प्रणाली की शुरुआत की थी, यह शंकरदेव के द्वारा नहीं बल्कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा की गई थी। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। भक्ति में कीर्तन प्रणाली की शुरुआत चैतन्य महाप्रभु के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारकरी संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वारकरी संप्रदाय का जो वास्तविक संस्थापक है, वह माना जाता है तुकाराम को। वारकरी या बरकरी संप्रदाय के अनुयायी जो निम्न जाति से संबंधित उदारवादी और शंकराचार्य के अनुयायी थे। इस संप्रदाय संतों कर्म में ज्ञानदेव, नामदेव, चोखा मेला और तुकाराम प्रसिद्ध संत वे। तुकाराम को वारकरी या वरकरी संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान है जो अपने फरमान में अमीरों को मसनद ए अली नाम से संबोधित करता है? तो वह था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का शासनकाल दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक रहा था। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तारीख दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार बहलोल सिंहासन पर न बैठकर अपने सरदारों के साथ कालीन पर बैठता था। वह अपने सरदारों को मसनद ए आली कहता था। बहलोल लोदी की जीवन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना जौनपुर विजय थी। हालांकि जौनपुर का अंतिम रूप से विलय सिकंदर लोदी के समय हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहसाला व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो दहसाला जो व्यवस्था है, इसको लागू किया था साहब मंसूर ने। 2 नंबर ऑप्शन। दहसाला व्यवस्था को साहब मंसूर ने लागू किया, क्योंकि जिस समय वह यह व्यवस्था लागू हुई थी, उस समय टोडरमल को बंगाल का सूबेदार बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा जो असुमेलित है? हुंडी। हुंडी एक प्रकार का चेक होता था। दस्तक जो व्यापार करने का आदेश होता था। नजराना। नजराना जो उत्तराधिकार कर होता था। और तनब। तनब जो मनसबदार को दिया जाने वाला वेतन। तनब जो मनसबदार को दिया जाने वाला वेतन नहीं, बल्कि मुगल काल में भूमि मापन में काम लेने वाली रस्सी को तनब कहा जाता था। तो 4 नंबर जो इसमें असुमेलित है। तलब मुगल काल में भूमि मापन में काम आने वाली रस्सी होती थी। तलब जो मनसबदार को दिए जाने वाला वेतन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संगीतज्ञ का संबंध है जो अकबर के दरबार से नहीं था? तो कौन से संगीतज्ञ है जो अकबर के दरबार में नहीं थे? तो इनमें तानसेन तानसेन के अलावा बाबा रामदास और गिजारी, ये तीनों ही जो अकबर के दरबार में थे। वहीं बेज्जू बावरा जो अकबर के दरबार में नहीं था। हालांकि वो अकबर का समकालीन अवश्य था। अकबर का समकालीन था, लेकिन अकबर के दरबार में नहीं रहता था। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतज्ञों में तानसेन, बाबा रामदेस तथा गिजाली था। जहांगीर के समय प्रमुख संगीतज्ञों में विलास का सांकी, जहांगीर दाद तथा परवेज दाद थे। शाहजहां ने लाल खान को गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मुगल कालीन चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? सबसे पहला कि मुगल कालीन चित्रकला का संस्थापक हुमायूं को माना जाता है। तो मुगल कालीन चित्रकला का जो संस्थापक है यह हुमायूं को माना जाता है। वहीं सर्वप्रथम चित्रकला विभाग का गठन है जो अकबर के द्वारा किया गया था। तो मुगल कालीन चित्रकला का जो संस्थापक है वो हुमायूं है। वहीं चित्रकला विभाग का जो सर्वप्रथम गठन किया था यह अकबर के द्वारा किया गया था। यह बात सत्य है। रुकियम बानो, नादिरा बानो तथा सहीफा बानो मुगलकालीन दौर में जहांगीर के समय की प्रमुख महिला चित्रकार थी। तो रुकियम बानो, नादिरा बानो और सहीफा बानो, ये तीनों है जो जहांगीर के समय की प्रमुख महिला चित्रकार थी। ये भी सत्य है। तीसरा तीसरे में कि अकबर ने मंसूर तथा मीर सैयद अली को फारस से बुलाया था। तो मंसूर तथा मीर सैयद अली को जो अकबर ने नहीं बल्कि हुमायूं ने फारस से बुलाया था। तो मंसूर तथा मीर सैयद अली फारस से आए थे, लेकिन अकबर ने नहीं बुलाया, इनको हुमायूं ने बुलाया था। तो 3 नंबर इसका असत्य होगा। चौथा, दसवंत अकबर के समय का चित्रकार था जिनका संबंध कहार जाति से था। तो दसवंत जो अकबर के समय का चित्रकार था जिसका संबंध कहार जाति से था, यह भी सत्य है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के काल में 1580 में ईसाई मिशनरियों के आगमन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? अकबर के काल में 1580 में ईसाई मिशनरियों के आगमन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो इसमें एडवर्ड लेटोन जो शामिल नहीं था। सबसे पहले 1580 में फतेहपुर सीकरी पहुंचा। एडवर्ड लेटोन जो सबसे पहले फतेहपुर सीकरी पहुंचा। सदस्य एक्वाविवा, मॉन्सर्राट और एनिक्विज थे। तो ईसाई मिशनरी है। ईसाई मिशनरी सबसे पहले 1580 में फतेहपुर सीकरी पहुंचे। इसके अंदर सदस्य थे एक्वाविवा, मॉन्सर्राट और एनरिक्वेज। दूसरा अभियान जो ईसाई मिशनरियों का दूसरा अभियान था वह 1590 में आया, जिसके अंदर एडवर्ड लेटोन और क्रिस्टोफर डी वागा थे। तो एडवर्ड लेटोन जो है 1580 में नहीं बल्कि 1590 में आए थे। वहीं तीसरा अभियान आया था 1595 में। 1595 में लाहौर पहुंचा, जिसके अंदर जेरोम जेवियर, इमेनुअल और पिनहेरो के अलावा वेनेडिक्ट डी गोइज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के समय किस चित्रकार के द्वारा गरीबी को मारते हुए आकृति का चित्र किया गया है? तो जहांगीर के समय कौन से चित्रकार के द्वारा गरीबी को मारते हुए आकृति का चित्रकार किया है? तो यह क्या था? अबुल हसन के द्वारा। अबुल हसन नामक एक कलाकार के द्वारा बनाई गई चित्र में दरिद्रता की आकृति को मारते हुए दिखाया गया चित्र है। अबुल हसन को जहांगीर के द्वारा नादिल उल जमा की उपाधि प्रदान की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जरासीन मृत्यु मुख में पहुंचने वाली वृद्धा अपने सिर पर सोना भूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़ी। तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह उस बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अब्बास का सरवानी का। एक जरासीन मृत्यु मुख में पहुंचने वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण आभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़ी। तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह उस बुढ़िया के पास भी फटक जाए, क्योंकि उन्हें मालूम था है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। यह कथन है जो अब्बास का सरवानी ने तारीख ए शेरशाही में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष शेरशाह सूरी ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को सूरजगढ़ की लड़ाई में पराजित किया था? तो कौन से वर्ष है जो शेरशाह सूरी ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को सूरजगढ़ की लड़ाई में पराजित किया था? तो यह किया था 1534 ईस्वी में। बिहार पर बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह के अनेक हमलों के बाद शेर खान ने अफगानों को अपनी ओर मिलाकर जवाबी कार्रवाई की और 1534 में बंगाल के शासक को सूरजगढ़ की लड़ाई में करारी मात दी तथा उसे 13 लाख दिनार देने के लिए विवश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? सबसे पहला कि शेरशाह ने एक फसली दर जिसे रई कहते थे तय की, जिससे विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए राज्य का भाग निर्धारित होता था। तो यह सत्य है। राज्य का भाग उपज का 1/3 होता था। तो राज्य का भाग जो उपज का 1/3 होता था, किसान केवल नगद रूप में भुगतान कर सकते थे। तो ये बात है जो गलत है, क्योंकि किसान के पास नगद और अनाज दोनों के विकल्प थे। वो नगद भी भुगतान कर सकते थे और अनाज के रूप में भी भुगतान कर सकते थे। तो 3 नंबर इसका असत्य है। चौथा, परगना स्तर पर आमील मालगुजारी की वसूली करता था। तो परगना स्तर पर है जो आमील मालगुजारी की वसूली करता था। मालगुजारी की वसूली जो करता था वह आमील करता था। यह बात है जो सही है। तो इसमें असत्य पूछा है। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। किसानों के पास नगद या अनाज के रूप में भुगतान का विकल्प था, हालांकि राज्य नकदी को वरीयता देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1556 में। 5 नवंबर 1556 को जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। 5 नवंबर 1556 को जब नमक बेचने वाला हेमू पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के खिलाफ युद्ध जीतने ही वाला था, तब एक तीर उसकी आंख में लगा और पासा पलट गया। जैसा कि आरपी त्रिपाठी ने लिखा था कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना मात्र थी, वहीं अकबर की विजय दैवीय संयोग। इस युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन आरिफ कंधारी ने किया था, जैसे कि पानीपत के तृतीय युद्ध आंखों देखा हाल काशीराज पंडित ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो यह किया था शाहजहां के द्वारा। कविंद्र आचार्य सरस्वती का संबंध शाहजहां के दरबार से था। इसके कहने पर शाहजहां ने बनारस तथा इलाहाबाद में कर लगाने का आदेश वापस से ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 16वीं शताब्दी में कागज उत्पादन का एक केंद्र था? तो 16वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सा स्थान है जो कागज उत्पादन का एक केंद्र था? तो वह स्थान था राजगीर। राजगीर जो बिहार के अंदर आता है, राजगीर है जो 16वीं शताब्दी में कागज उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। 16वीं शताब्दी में बिहार प्रांत में स्थित राजगीर कागज उत्पादन का केंद्र था। लाहौर के पास स्थित शमशाबाद नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। वहीं ट्रेवेनियर ने गोलकुंडा में हीरो की खानों का विवरण दिया है। लाहौर सूबे में स्थित सुखेत मंडी जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर को गुजरात अभियान का निमंत्रण किसने दिया था? तो अकबर को जो गुजरात अभियान का जो निमंत्रण किसने दिया था? तो यह दिया था एतमाद खान ने। अकबर के समय गुजरात का शासक मुजफ्फर तृतीय था, जिसका संरक्षक एतमाद खां था। इसी ने अकबर को गुजरात विजय के लिए आमंत्रित किया था। दिसंबर 1572 में सरनाल के युद्ध में इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया।
मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का सूबेदार बनाया। टोडरमल को गुजरात की लगान व्यवस्था का दायित्व सौंपा था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलकालीन दीवान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मुगलकालीन दीवान के संबंध में कौन सा कथन इसमें असत्य कथन है? पहला कथन है कि अकबर का प्रथम दीवान मुजफ्फर खां था। तो अकबर का जो प्रथम दीवान है यह मुजफ्फर खां था, यह बात सत्य है। दूसरा ऑप्शन है कि ख्वाजा साहब मंसूर सिराजी को राजद्रोह के आरोप में फांसी दी गई। ख्वाजा साहब मंसूर सिराजी को राजद्रोह के आरोप में फांसी दी गई थी, यह भी सत्य है। तीसरा, कुलीज खान ने जनगणना का कार्य करवाया। कुलीज खान ने जनगणना का कार्य करवाया था, यह भी सत्य है। रघुनाथ राय प्रथम हिंदू था जो इस पद पर पहुंचा। तो इस पद दीवान के पद पर पहुंचने वाला प्रथम हिंदू है जो रघुनाथ राय नहीं था बल्कि टोडरमल था। टोडरमल है जो अकबर के समय में दीवान के पद पर पहुंचने वाला प्रथम हिंदू था। रघुनाथ राय है जो शाहजहां के समय का वजीर था, ना कि अकबर के समय का। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। टोडरमल अकबर के समय दीवान के पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम हिंदू था। शाहजहां रघुनाथ राय है जो शाहजहां के समय वजीर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने दक्कन को जजिया कर कब हटाया था? तो औरंगजेब ने जो दक्कन से जजिया कर कब हटाया था? तो यह हटाया था 1704 ईस्वी में। 1704 में दक्कन में युद्ध तथा अकाल के कारण औरंगजेब ने जजिया कर हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलकालीन राजकीय कारखानों का विवरण देने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुगलकालीन राजकीय कारखानों का विवरण देने वाला पहला विदेशी यात्री था बर्नियर। बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था जिसने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक लिखी थी। तो ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक है जो बर्नियर की है, और बर्नियर फ्रांसीसी यात्री था। बर्नियर ने मुगल उत्तराधिकारी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन लिखा है। बर्नियर का कथन है कि समस्त भूमि का मालिक बादशाह होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? रामायण का फारसी अनुवाद बदायूं ने किया। अथर्ववेद का फारसी अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया। योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद मौलाना शेरी ने किया। तो योग वशिष्ठ का जो फारसी अनुवाद किया था यह मौलाना शेरी ने नहीं बल्कि यह किया था नल दमयंती ने। नल दमयंती नल दमयंती और योग वशिष्ठ का जो फारसी में अनुवाद हुआ था यह किया था फैजी ने। फैजी ने जो योग वशिष्ठ का, नल दमयंती का और लीलावती ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था, मौलाना शेरी ने नहीं। 3 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। चौथा, हितोपदेश का फारसी अनुवाद ताजुल माली ने किया। हितोपदेश का फारसी अनुवाद है जो ताजुल माली ने किया था, यह भी इसका सही है। तो असत्य पूछा है, 3 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? पहला कि शेरशाह सूरी के समय 23 टकसालें थी। तो शेरशाह सूरी के समय जो 23 टकसालें थी यह सत्य है। दूसरा, शेरशाह ने चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया था। शेरशाह ने चांदी का रुपया और तांबे का जो दाम चलाया था यह भी सत्य है। रुपया नामक सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने चलाया जो 175 ग्रेन विशुद्ध चांदी का था। रुपया नामक जो सिक्का जो सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने चलाया जो 175 ग्रेन विशुद्ध चांदी था, यह भी सत्य है। शेरशाह सूरी ने राज्य की समस्त भूमि के माप के लिए कुतुब खां को नियुक्त किया था। तो राज्य की समस्त भूमि के नाप के लिए कुतुब खां को नहीं बल्कि अहमद खां को नियुक्त किया गया था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। कुतुब खां नहीं होगा, इसकी जगह था अहमद खां। अहमद खां को है जो समस्त राज्य की भूमि के नाप के लिए शेरशाह सूरी ने नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु हरगोविंद को किस मुगल शासक ने 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा था? तो गुरु हरगोविंद को है जो जहांगीर ने 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा था। जहांगीर के समय जब गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद प्रदान किया तब जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव पर भारी जुर्माना लगाया। बाद में जुर्माना नहीं चुकाने के कारण गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। यह रकम हरगोविंद के समय भी जब 5 साल बाद भी नहीं चुकाई गई तब जहांगीर ने हरगोविंद को ग्वालियर के किले में 2 साल तक कैद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कालीन साहित्य के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो मुगल कालीन साहित्य के बारे में असत्य कथन कौन सा है? पहला है कि तबकात अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद के द्वारा की गई थी, यह सत्य है।
मुंतखब उ लुआब की रचना जो खफी खान के द्वारा की गई, यह भी सत्य है। कानून ए हुमायूनी की रचना ख्वाजा मीर के द्वारा की गई थी, यह भी सत्य है। तारीख ए रसीदी की रचना, तारीख ए रसीदी की जो रचना है यह मोहसिन मोहसिन फानी के द्वारा की गई। तो तारीख ए रसीदी की जो रचना यह मोहसिन फानी के द्वारा नहीं बल्कि मिर्जा हैदर के द्वारा की गई थी। तो यह की गई थी मिर्जा हैदर के द्वारा, मिर्जा हैदर। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका असत्य होगा। तारीख ए रसीदी की रचना मिर्जा हैदर दुगलात के द्वारा की गई थी। मोहसिन फानी के द्वारा जो दबिस्तान ए मजाहिब की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की सामाजिक सांस्कृतिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो औरंगजेब की सामाजिक और सांस्कृतिक नीति के बारे में बताना है। इनमें से कौन सा कथन है जो सामाजिक और सांस्कृतिक नीति के संदर्भ में सही कथन है। सबसे पहला कि उसने नौरोज के त्योहार पर प्रतिबंध लगाया। तो औरंगजेब ने जो नौरोज के त्योहार पर प्रतिबंध लगाया था यह सत्य है। उसने जरोखा दर्शन की प्रथा बंद कराई थी, तो जरोखा दर्शन की प्रथा भी बंद करवाई थी। तो 1 और 2 तो दोनों सत्य है। तीसरा, उसने उसने अवबाब नाम का कर लगाया था। तो अवबाब नाम का जो कर है यह औरंगजेब ने नहीं लगाया था। अवजा अबाब नाम का कर औरंगजेब के द्वारा नहीं लगाया गया। तो तीसरा जो इसका गलत है। तो सही कथन पूछा तो 1 और 2, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। औरंगजेब ने नौरोज के त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि वह जरथुस्त्री रिवाज का था, जिसका ईरान के सफावी शासक पालन करते थे। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई जरोका प्रथा को औरंगजेब ने बंद बंद करा दिया क्योंकि इससे वह अंधविश्वासपूर्ण रिवाज और इस्लाम के विरुद्ध मानता था। औरंगजेब ने अवाब नामक कर न लगाकर आमदनी के एक बड़े जरिए की इसलिए तिलांजलि दी क्योंकि इसका प्रावधान शरअ में नहीं था। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने कंधार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो अकबर ने कंधार को जो मुगल साम्राज्य में मिलाया था यह मिलाया था 1595 ईस्वी में। 1595 में ईरानी सूबेदार मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने मुगल सूबेदार शाह बेग को स्वेच्छा से कंधार का किला दे दिया। कंधार सफाविदों और मुगलों के बीच द्वंद्व का कारण था। हालांकि अकबर ने कंधार को सूबा नहीं बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर की बंगाल विजय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से बताना है कि कौन सा कथन है जो सत्य है। इसने इस्लाम खान को बंगाल में नियुक्त किया। तो जहांगीर ने बंगाल विजय के बाद इस्लाम खान को जो बंगाल में नियुक्त किया था यह सत्य है। उस समय बंगाल में उस्मानियों का अधिकार था। तो उस समय बंगाल पर उस्मानियों का अधिकार नहीं बल्कि अफगान अफगान शासकों का जो अधिकार था। तो 2 नंबर है जो इसका गलत है। तो इसमें सही पूछा है तो 1 नंबर सही है और 2 है जो इसका गलत है। केवल एक नंबर ऑप्शन। 1600 ईस्वी में जहांगीर ने सूफी संत सलीम चिश्ती के पुत्र इस्लाम खां को बंगाल में नियुक्त किया। जब जहांगीर ने बंगाल विजय हासिल की थी उस समय अफगान शासक वहां पर शासन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा के किले में मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो आगरा के किले के अंदर जो मस्जिद का निर्माण करवाया था यह मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो यह करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने जहांआरा के सम्मान में करवाया था। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में बाइबल खदान किसके लिए प्रसिद्ध थी। तो मुगल काल में बाइबल खदान है जो किसके लिए प्रसिद्ध थी। तो बाइबल जो खदान है यह प्रसिद्ध थी चांदी के लिए। फर्जल खान अफगानिस्तान भी चांदी के लिए प्रसिद्ध थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कच्छ का जो क्षेत्र है यह लोहे के लिए, अजमेर अलवर और पटना का क्षेत्र सोरे के लिए। सोरा बनाने की विधि का विवरण पेलसाठ ने दिया था। जलवादा जो कच्छ के रण में नमक तैयार किया जाता था। लाहौर सूबे में शमशाबाद नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। राजगीर जो बिहार का क्षेत्र है यह कागज के उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। मेवात में मेलकोल यह नील के लिए प्रसिद्ध था। कश्मीर घाटी तिब्बत का निचला हिस्सा और गिलगिट का क्षेत्र जो रेशम के लिए प्रसिद्ध था। वहीं कोराघाट कासिम बाजार बाकला क्षेत्र जो बंगाल के क्षेत्र है यह रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। गोराघाट में अरंडी पौधे पर कीड़े पालकर रेशम तैयार किया जाता था। पटन शहर जो पटोला रेशम के लिए प्रसिद्ध। वहीं असम में जो इरी मूंगा व चंपा रेशम का उत्पादन किया जाता था। चंपा रेशम सिर्फ असम में ही पैदा होती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के द्वारा इबादत खाना, अकबर के द्वारा इबादत खाना में शामिल होने वाले लोगों में कौन जैन मतनुयायी नहीं थे? तो अकबर के द्वारा जो इबादत खाना शुरू किया गया था, इसमें शामिल होने वाले लोगों में कौन से लोग हैं जो जैन मतानुयायी नहीं थे? तो जिनचंद्र, हरिविजय और भानुचंद्र उपाध्याय, ये तीनों जैन धर्म से संबंधित थे। वहीं दस्तूर मेहरजी राणा, ये जो जैन धर्म से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये पारसी धर्म से संबंधित थे। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल शासक 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था? तो वह कौन सा मुगल शासक था जो 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था? तो वह था हुमायूं, 3 नंबर ऑप्शन। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास करने के कारण 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी जो इमारत है वह जोधाबाई का महल, 4 नंबर ऑप्शन। फतेहपुर सीकरी के निर्माण का कालक्रम, मुख्य मेहराबदार पथ जो 1571-72 में, बीरबल के महल का निर्माण है जो 1572 ईस्वी में, वहीं हरमसरा जोधाबाई का महल जो 1572-73 में, जामा मस्जिद का निर्माण 1573-74 के अंदर, बुलंद दरवाजे का निर्माण 1574-75 में, इबादत खाने का निर्माण 1575 में, चहार सुख जो अंतिम संरचना थी यह 1576-77 में, महल परिसर का कार्य पूरा हुआ 1580 में। फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार है जो बहाउद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तकों के नाम दे रखे हैं और सामने उन पुस्तकों के रचयिताओं के, पुस्तकों के रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहला है कि खुलासात उल तवारिक, खुलासात उल तवारिक जो सुजान राय भंडारी की पुस्तक है। फुतुहात ए आलमगिरी, फुतुहात ए आलमगिरी है जो ईसरदास नागर की है। मासीर ए आलमगिरी, मासीर ए आलमगिरी की रचना की थी कासिम सिराजी, कासिम सिराजी ने नहीं की थी, बल्कि इसने इसकी रचना की थी साकी मुस्तैद ने खां ने, साकी मुस्तैद खां, साकी मुस्तैद खां के द्वारा इसकी रचना की गई थी। साकी मुस्तैद खान के द्वारा मासिर ए आलमगीरी की रचना की थी। तो तीसरा इसका गलत है। चौथा नुस्खा ए दिलखुशी, नुस्खा ए दिलखुशा जो है भीमसेन बुरहानपुरी की रचना है। तो 1, 2 और 4 सही है और तीसरा जो इसका असुमेलित है। मासिर ए आलमगीरी की रचना साकी मुस्तैद खान ने की थी। आलमगीरनामा की रचना जो मोहम्मद कासिम सिराजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल सम्राट बाबर के संबंध में असत्य है? तो कौन सा कथन है जो बाबर के संबंध में असत्य कथन है? सबसे पहला कि बाबर ने मुल्ला मुर्शिद को दूत बनाकर मेवाड़ के शासक राणा के पास भेजा था। तो बाबर ने जो मुल्ला मुर्शिद को दूत बनाकर भेजा था, यह मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पास नहीं, बल्कि दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के पास भेजा था। तो पहला ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा, भारत में तोफ खाने व बंदूक के प्रयोग का प्रथम उल्लेख बाबर के बाजोर आक्रमण के समय मिलता है। तो यह सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि इसने सर्वप्रथम 1507 में, इसने सर्वप्रथम 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। तो बाबर ने जो 1507 ईस्वी में सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की, यह भी सत्य है। चौथा, यह सबसे छोटी उम्र में शासक बनने वाला मुगल बादशाह था। तो बाबर है जो सबसे छोटी उम्र में शासक बनने वाला मुगल बादशाह था, यह बात भी सत्य है। तो इसमें असत्य पूछा है, 1 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। बाबर ने मुल्ला मुर्शिद को दूत बनाकर दिल्ली दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के पास भेजा था, लेकिन दौलत खान लोदी ने इस दूत को लाहौर में ही रोक लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने उल्लेख किया है कि जहांगीर जहां भी रहता था उसके लिए गंगा जल की व्यवस्था की जाती थी, इस हेतु अलग से कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे? तो यह उल्लेख कौन से विदेशी यात्री ने किया कि जहांगीर जहां भी रहता था उसके लिए गंगा जल की व्यवस्था की जाती थी, इस हेतु अलग से कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे? तो यह उल्लेख किया है एडवर्ड टेरी ने। यह इंग्लैंड से भारत आया तो सर टॉमस रो ने इसके सामने पादरी बनने का प्रस्ताव रखा। इसने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अतः यह है सर टॉमस रो के साथ जहांगीर के दरबार में पहुंचा। टेरी 1617 में मांडू में सर्वप्रथम जहांगीर से मिला। इसने सर टॉमस रो एवं जहांगीर के साथ अहमदाबाद एवं मांडू की यात्रा की। इसके अनुसार बादशाह के व्यक्तित्व में क्रूरता और विनम्रता का विरोधाभास है। इसने मुगल छावनी का भी वर्णन किया है, मुगलों के अस्त्र शस्त्रों का भी वर्णन
किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? सबसे पहला कि एतमादौला का मकबरा मुगल काल की पहली इमारत है जो पूर्णतया श्वेत संगमरमर से बनी हुई थी। तो मुगल काल की पहली इमारत जो श्वेत संगमरमर से बनी हुई थी वह थी एतमादौला का मकबरा। यह बात सत्य है। दूसरा ऑप्शन है कि फतेहपुर सीकरी स्थित तुर्की सुल्ताना के महल को पर्सी ब्राउ ने स्थापत्य कला का मोती कहा था। तो फतेहपुर सीकरी में जो तुर्की सुल्ताना के महल है इसको पर्सी ब्राउ ने स्थापत्य कला का मोती कहा। यह बात भी सही है। तीसरा जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में स्थित महलों में सबसे बड़ा महल था। यह भी सत्य है। चौथा, अकबर ने 1570 ईस्वी में इलाहाबाद के किले में जहांगीरी महल का निर्माण करवाया था। तो जहांगीर महल का जो निर्माण करवाया था यह 1570 में इलाहाबाद के किले में करवाया। यह बात है जो गलत है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, 4 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। अकबर ने जहांगीरी महल व अकबरी महल का निर्माण है जो आगरा में करवाया था, ना कि इलाहाबाद में। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, जोधाबाई का महल, मरियम मरियम उज जमानी का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, बिरबर का महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आदि इमारतें अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्जा राजा जयसिंह को दक्कन का सूबेदार कब नियुक्त किया? तो मिर्जा राजा जयसिंह को जो दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था यह किया था 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी को मिर्जा राजा जयसिंह को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया। उससे पहले 1659 ईस्वी में शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया, लेकिन वह शिवाजी पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह विजयनगर का शासक जिसने तुर्की वर्ग के कुशल तीरंदाजों की नियुक्ति की तथा अपने धनुर्धरों के जो युद्ध क्षमता को बढ़ाया था। तो वह विजयनगर का शासक कौन था? तो वह शासक था देवराव द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य में देवराज द्वितीय ने बहमनियों की बराबरी करने के लिए सेना में मुसलमानों को भर्ती किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद निम्नलिखित में से प्राप्त होता है। तो भारत का प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद है जो कहां से प्राप्त होता है? तो यह है अलाई दरवाजा का, 1 नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी की के द्वारा 1310-11 में निर्मित अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक कीमती रत्न समझा जाता है तथा इसमें पहली बार गुंबद का प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामरूप में वैष्णव धर्म का परिवर्तन किसने किया था? तो कामरूप के अंदर वैष्णव धर्म का परिवर्तन किसने किया था? तो यह किया था शंकरदेव ने। शंकरदेव ने कामरूप में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। शंकरदेव का सिद्धांत एक शरण सिद्धांत कहलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी संतों के विचारों तथा कथनों के संकलन को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? सूफी संतों के विचारों तथा कथनों के संकलन को सामूहिक रूप से कहा जाता है मलफूजात, 2 नंबर ऑप्शन। मलफूजात सूफी संतों के विचारों तथा कथनों के संकलन को सामूहिक रूप से मलफूजात कहा जाता है। मकतूबात सूफी संतों के पत्रों के संकलन को मकतूबात कहा जाता है। खानका जो सूफियों के निवास स्थान को खानका कहते हैं। वहीं विलायत विलायत जो राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र को विलायत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? तो अमरम शब्द का अर्थ है सैनिकों को भूमि अनुदान। सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों को विशेष सेवाओं के बदले दिए जाने वाला भूमि अनुदान है जो अमरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को इस्लामी दुनिया के पूर्वी भाग का सबसे बड़ा नगर कहा है? तो दिल्ली को इस्लामी दुनिया का पूर्वी भाग का सबसे बड़ा नगर किसने कहा है? तो यह कहा है इब्न बतूता ने, 2 नंबर ऑप्शन। इब्न बतूता ने दिल्ली को इस्लामी दुनिया की पूर्वी भाग का सबसे बड़ा नगर कहा था। वह कहता है कि दौलताबाद आकार में दिल्ली के बराबर था और यह उत्तर दक्षिण के बीच व्यापार की वृद्धि का सूचक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बशीर दिल्ली सल्तनत के किस शासक का अरीज ए मुमालिक था? तो बशीर जो दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक का अरीज ए मुमालिक था? तो यह था फिरोज शाह तुगलक।
बशीर जो फिरोज शाह तुगलक का अरीज मुमलिक था, मरने के बाद वह 13 करोड़ टंके की धनराशि छोड़ गया। बशीर मूलतः सुल्तान का गुलाम था। इस आधार पर फिरोज शाह तुगलक ने उसकी संपत्ति का अधिकांश भाग जब्त कर लिया और बाकी उसके बेटों में बांट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो जो चार कथन दे रखे हैं, इन चारों कथनों में से कौन सा कथन है जो असत्य कथन है। सबसे पहला है कि फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग का गठन किया, जिसका प्रमुख गाजी सहना था। तो फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग का गठन किया था, जिसका जो प्रमुख था वह गाजी सहना था। तो यह बात सही है। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में मदरसा ए फिरोज शाही बनाया, जिसके प्रधानाध्यापक मौला जमालुद्दीन रूमी थे। यह भी सत्य है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उलूग खानी तथा राजवाही नहरों का निर्माण करवाया, जिसकी जानकारी तारीख ए फिरोज शाही में मिलती है। तो इनकी जो जानकारी है तारीख ए फिरोज शाही में नहीं बल्कि तारीख ए मुबारक शाही में मिलती है, इसलिए 3 नंबर इसका गलत होगा। और चौथा, फिरोज शाह तुगलक ने सस्कनी नामक चांदी का सिक्का चलाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने सस्कनी नामक चांदी का सिक्का चलाया, यह बात है जो बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक के समय निर्मित नहरों की जानकारी याह्या बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुजार ए खास किसको कहा गया। तो तुजार ए खास है जो व्यापारियों के समूह को कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में व्यापारियों के समूह को तुजार ए खास कहा जाता था। व्यापारियों से क्रय एवं विक्रय करने हेतु दलाल ए बाजाराहा नामक शुल्क लिया जाता था तथा अनाज पर लिया जाने वाला शुल्क चुंगी ए गिलहा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में प्रचलित दागला क्या था। तो सल्तनत काल में प्रचलित दागला दागला एक पहनावा था। दागला जो सल्तनत काल में एक प्रकार का पहनावा होता था। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां ने दारा सिकों को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किस अभियान के समय दी थी। शाहजहां ने दारा सिकों को शाह बुलंद इकबाल की जो उपाधि दी थी यह दी थी कंधार अभियान के समय। शाहजहां ने 1653 में दारा सिकों को कंधार जीतने के लिए भेजा, किंतु वह असफल रहा। दारा सिकों ने घोषणा की कि जो कोई अब तक न कर सका वह मैं करके दिखाऊंगा, 7 दिनों के भीतर कंधार जीत लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के अंतर्गत हिंदू व्यापारियों को कितने प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था थी इसके अंदर अंदर हिंदू व्यापारियों को कितने प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था। तो यह देना पड़ता था 10%। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के अंतर्गत हिंदू व्यापारियों को 10% कर देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में वसीलात ए हस्म किसके वेतन का रजिस्टर होता था। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर वसीलात ए हस्म जो है यह किसके वेतन का रजिस्टर होता था। तो यह होता था सैनिकों के वेतन का रजिस्टर। सैनिकों के वेतन का रजिस्टर वसीलात ए हस्म कहा जाता था। इसे गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगोल नेता अब्दुल्ला को पुत्र कहकर निम्नलिखित में से किस शासक ने संबोधित किया था। तो मंगोल नेता अब्दुल्ला को पुत्र कहकर कौन से शासक ने संबोधित किया। तो यह क्या था जलालुद्दीन खिलजी ने। अब्दुल्ला ने 1292 में जलालुद्दीन खिलजी के समय आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वतन जागीर। वतन जागीर एक आम शब्दावली है। इसका भू राजस्व किसका हिस्सा था। तो इसका वतन जागीर क्योंकि इसका भू राजस्व जो किसका हिस्सा था। तो इसका भू राजस्व जो वतन जागीरदारों की आय का भाग होता था। वतन जागीर है जो वंशानुगत जागीर होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने धर्म को राजनीति से अलग रखा। दिल्ली शासक के कौन से शासक थे जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग रखा था। तो वह शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा वर्ग को राजनीति में हावी नहीं होने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी वजीर महमूद गवा ने कहां पर एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। बहमनी वजीर महमूद गवा ने कहां पर एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो यह की थी बिदर के अंदर। बहमनी वजीर महमूद गवा ने बिदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। जौनपुर भी मध्यकाल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, इसलिए इसे सिराज ए हिंद
कहा जाता था। सिराज हिंद जो जौनपुर को कहा जाता था, यह मध्यकाल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी को अवध की इक्तदारी कब मिली थी? अलाउद्दीन खिलजी को अवध की इक्तदारी कब मिली थी? तो अलाउद्दीन खिलजी को अवध की इक्तदारी मिली थी 1292 ईस्वी में। 2 नंबर ऑप्शन। अवध का सूबेदार रहते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन में स्थित देवगिरी पर हमला करते हुए भारी खजाना जमा कर लिया था। जलालुद्दीन खिलजी इस खजाने को पाने की आशा में अपने भतीजे से मिलने काढ़ा गया, जहां पर वह मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? सबसे पहला कूफी। कूफी है जो अरबी भाषा में कुरान की आयतों के लेखन की शैली थी। कूफी है जो अरबी भाषा में कुरान की आयतों के लेखन की शैली को कूफी कहा जाता था, यह सत्य है। दूसरा, अरबेस्क। अरबेस्क जो सल्तनत काल में पत्रण कला द्वारा भवन साज सज्जा की विधि थी। पत्रण कला के द्वारा भवन साज सज्जा की विधि को सल्तनत काल में अरबेस्क कहा जाता था, यह भी सत्य है। तीसरा, स्क्रीच शैली। स्क्रीच शैली है जो भवनों के कोने में गोलाई लाने हेतु की विधि, इस विधि का प्रयोग किया जाता था। भवनों के कोने में गोलाई लाने हेतु स्क्रीच शैली विधि का प्रयोग किया जाता था, यह भी सत्य है। चौथा, सहतीर। सहतीर है जो इसमें दीवारें अंदर की ओर झुकी हुई जो सलामी देते हुए प्रतीत होती है। तो दीवारें जो अंदर की ओर झुकी हुई होती थी, सलामी देते हुए प्रतीत होती है, इसे सहतीर कहा जाता था। यह बात है जो गलत है, उसे सलामी पद्धति कहा जाता था। सहतीर के अंदर जो छत है बड़े पत्थरों से ढकी जाती थी, छत को बड़े पत्थरों से ढका जाता था, उसे सहतीर कहते थे। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका असत्य होगा। सहतीर या धरनी। सहतीर या धरनी इसमें छत है जो बड़े पत्थरों से ढकी जाती थी। सलामी पद्धति। सलामी पद्धति तुगलक कालीन स्थापत्य की विशेषता, जिसमें दीवारें अंदर की ओर झुकी हुई जो सलामी देते हुए प्रतीत होती थी, इसे निप्रवण बेटर भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो असुमेलित है? सबसे पहला, विलायत। विलायत जो सूफियों के निवास का आध्यात्मिक क्षेत्र होता था। सूफियों के निवास का जो आध्यात्मिक क्षेत्र होता था उसे विलायत कहा जाता था। विल्ली। विल्ली ईश्वर के मित्र को विल्ली ने सॉरी वल्ली ईश्वर के मित्र को वल्ली कहा जाता था। तीसरा, समा। खानका में होने वाला संगीत समा खेल आता था। खानका में जो संगीत होता था उसे समा कहा जाता था। बक्का। बक्का जो सूफी संतों की जीवनियों का संस्मरण था। तो सूफी संतों के जीवनियों के संस्मरण को बक्का नहीं बल्कि तज़किरा कहा जाता था। तो सूफी संतों के जीवनियों का जो संस्मरण होता था उसे तज़किरा कहते थे। बक्का जो है जो सूफीवाद की अंतिम अवस्था जिसे मोक्ष कहा जाता है उसे सूफीवाद में बक्का कहा जाता था। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत है। बक्का सूफीवाद की अंतिम अवस्था, मोक्ष। तज़किरा। तज़किरा जो सूफी संतों की जीवनियों का संस्मरण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान में अमात्य कौन थे? तो शिवाजी के अष्टप्रधान के अंदर अमात्य कौन था? तो शिवाजी के अष्टप्रधान में अमात्य था रामचंद्र पंत नीलकंठ। शिवाजी के अगर अष्टप्रधानों की बात की जाए तो इसके अंदर सबसे पहला जो पद आता था वह पेशवा। पेशवा के पद पर मोरोपंत पिंगले, यह प्रथम पेशवा था। इसके बाद अमात्य, यह आय व्यय का लेखा जोखा रखता था तथा इस पद पर सर्वप्रथम रामचंद्र पंत नीलकंठ को नियुक्त किया गया था। तीसरा नंबर पर जो पद आता है अष्टप्रधान में वह है सुमत का, यह विदेश मंत्री होता था तथा इस पद पर सर्वप्रथम रामचंद्र त्र्यंबक को नियुक्त किया गया था। चौथा जो अष्टप्रधान का पद है यह है न्यायाधीश का, न्याय से संबंधित कार्य करता तथा इस पद पर सर्वप्रथम नेराजी पंत राव को नियुक्त किया था। न्यायाधीश के बाद जो पद आता है 5 नंबर पर वह सचिव का पद है। सचिव का पद, इस पद पर सर्वप्रथम अन्नाजी दत्तो की नियुक्ति हुई थी। 6 नंबर पर मंत्री, इस पद पर सर्वप्रथम दत्तोजी पंत की नियुक्ति हुई थी। 7वें पद पर सरे नौबत पर हमीर राव मोहिते को सर्वप्रथम सेनापति बनाया था। और 8वें पद पर है पंडित राव। पंडित राव, इस पद पर रघुनाथ राव पंडित की को नियुक्त किया गया और इसी में मिर्जा राजा जयसिंह तथा शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि करवाई थी। तो रघुनाथ राव पंडित जो शिवाजी के अष्टप्रधान में पंडित राव के पद पर सुशोभित थे,
इन्होंने ही मिर्जा राजा जय सिंह तथा शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने किस वर्ष अन्नाजी दत्तो के नेतृत्व में भूमि का सर्वेक्षण करवाया? शिवाजी ने कौन से वर्ष अन्नाजी दत्तो के नेतृत्व में भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? तो यह करवाया था 1679 में। शिवाजी के निर्देश के अनुसार सन 1679 में अन्नाजी दत्तो के नेतृत्व में विस्तृत भू सर्वेक्षण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का निर्धारण किया गया। शिवाजी ने भू राजस्व के लिए मलिक अंबर की नीति का अनुकरण किया। शिवाजी ने रस्सी के माप के स्थान पर काठी और मानक छड़ी का प्रयोग आरंभ किया। 20 छड़ियों का 1 बीघा होता था और 120 बीघा का एक चावर होता था। शिवाजी ने प्रारंभ में कुल उपज का 33% राजस्व के रूप में लिया, जिसके बाद इसे बढ़ाकर 40% कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो यहाँ पर जो 3 वक्तव्य दे रखे हैं, इनमें से कौन सा वक्तव्य जो सत्य है? सबसे पहला कि साहू ने 1708 ईस्वी में सेनाकर्ते नामक नया पद सर्जित किया था। साहू ने 1708 में सेनाकर्ते नामक नया पद सर्जित किया था, यह सत्य है। दूसरा, बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ को जो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, यह भी सत्य है। तीसरा, 1719 ईस्वी की दिल्ली की संधि बालाजी विश्वनाथ ने मुगल सूबेदार सैयद हुसैन अली से की थी। 1719 की दिल्ली की जो संधि है, यह बालाजी विश्वनाथ ने मुगल सूबेदार सैयद हुसैन अली से की थी, यह बात भी सत्य है। तो 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन सही है। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 1708 ईस्वी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को सेनाकर्ते का पद दिया था। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। फरवरी 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ ने मुगल सूबेदार सैयद हुसैन से संधि की थी। और इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित कल की क्लास होगी। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।